पानी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तब होती है जब आपको पानी में तैरना नहीं आता। वैसे ही अगर हम निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो परिस्थितियां कभी भी किसी के लिए समस्या तब तक नहीं बनती जब तक कि आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं अर्थशास्त्र विषय का एक अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, 3 वीडियोज की सीरीज लेके आ रहा हूँ। और उसमें मेरा पहला वीडियो जो है आज 3 विषयों के साथ मैं आया हूँ। पहला जो मेरा आज के वीडियो का विषय है कि ग्राम पंचायत कैसे अस्तित्व में आई। दूसरा मेरा वीडियो का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि एक ग्राम पंचायत को पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं। और अगर हम ये बात जानना चाहें कि ग्राम पंचायत के वर्तमान में कितने पैसे हैं, कितने पैसे किस किस निधि में पड़े हैं और वो क्या यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी हम जान सकते हैं। और तीसरा मेरे वीडियो का जो विषय होगा वो ये होगा कि एक ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं और एक सरपंच के अधिकार क्या क्या। आज से 3,500 साल पहले जब वैदिक काल चल रहा था, उस समय अथर्ववेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है और उस समय गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। उसके बाद गुप्त काल में अगर हम बात करें, जिसके सबसे महान अर्थशास्त्री हुए हैं, जिसे अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है, कौटिल्य, उस समय ग्राम के मुखिया को ग्राम्पी कहा जाता था। उसके बाद मध्यकाल में भी स्वशासन के नाम से ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और उसके बाद ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के समय जिनको आधुनिक ग्राम पंचायत का पिता कहा जाता है, उन्होंने ग्राम पंचायत शब्द को सबसे पहले काम में लाए। और उसके बाद 1919 में कुछ अधिकार मिले मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड के अधीन। और फाइनली देश आजाद हुआ। देश के संविधान में भी इसको इंगित किया गया। 1957 में बलवंत राय समिति बनाई गई थी ग्राम पंचायत के लिए, जिन्होंने संस्तुति दी थी कि त्रिस्तरीय इसका ढांचा होना चाहिए, जिसमें गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत और फिर एक हम ब्लॉक बनाएंगे जिसे बोलेंगे पंचायत समिति, और उसके बाद जिला स्तर पे जिला परिषद होगी। और उसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को देश में सबसे पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। नागौर में जवाहरलाल नेहरू उस समय मौजूद थे। और उसके बाद 2-3 और समितियां आई, जैसे गिरधारी लाल समिति आई, अशोक मेहता समिति आई और फाइनली सिंघवी समिति आई। और सिंघवी समिति के जो उनके जो प्रस्ताव थे, उनके बेसिस पे 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, और जिसके अंतर्गत उसको लागू कर दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। और इसी दिन को हम पंचायती राज दिवस भी बनाते हैं। और 73वें संशोधन के अंतर्गत 29 कार्यों को अलग किया गया, पृथक किया गया और उनको पंचायत राज में डाला गया। और उसके अलावा ग्राम पंचायत को रिजर्वेशन भी दिया गया। उसके अलावा ग्राम पंचायत किसके लिए जवाबदेही होती है? ऑब्वियसली ग्राम पंचायत राज्य का विषय है, तो सबसे पहले राज्य सरकार के लिए ये उत्तरदायी होती है। और दूसरी, जिस भी ग्राम पंचायत जहां पे भी स्थित है वहां की जनता के लिए ये उत्तरदायी होती है। और यहाँ सरकार का जो कार्य होता है वो मार्गदर्शक का होता है। जैसे एक पिता पुत्र के लिए मार्गदर्शक होता है, वैसे ही वर्तमान समय में राजस्थान में 11,316 ग्राम पंचायतें हैं और 353 पंचायत समितियां हैं तथा 33 जिला परिषद है। और इसके तहत बहुत सारे ग्राम पंचायत को पावर मिले हुए हैं। और अब मैं जो मेरा आज के वीडियो का दूसरा विषय है उसके बारे में बात करूंगा कि एक ग्राम पंचायत को पैसा कहां कहां से आता है। लगभग अगर हम सारी स्कीमों को जोड़ दें, लगभग वर्तमान में 35 तरह की डिफरेंट स्कीम्स चल रही है। उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए एक ग्राम पंचायत को मिलते हैं, जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 3,000 के आसपास हो। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से आज वर्तमान समय में, अगर आप पंचायत समिति की वेबसाइट पे भी जाके अगर चेक करो तो 8 स्कीमें चल रही है, जैसे कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन, एमजी नरेगा, अगर हम बात करें संसद आदर्श ग्राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
ये 8 की 8 स्कीमें जो है वो केंद्रीय वित्त आयोग, जो वर्तमान में 14वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके द्वारा वित्त पोषित होती है। मतलब इन 8 स्कीमों का पैसा 14वें वित्त आयोग से आता है। अब अगर हम बात करें तो वर्तमान में राज्य सरकार के अंतर्गत भी 6 स्कीमें चल रही है, जिनका पैसा 5वें वित्त आयोग द्वारा आता है, राज्य वित्त आयोग द्वारा आता है। वो 6 स्कीमें कुछ इस प्रकार है: विधायक निधि, श्री योजना, स्मार्ट विलेज योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना। इसके अलावा बीपीएल से इसका पैसा अलग से आता है और गांव के छोटे मोटे 35 कार्य जैसे स्वच्छ भारत मिशन, किसान सेवा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, और इसके अलावा अगर हम बात करें इन स्कीमों से ऊपर जाके, तो देश के 50% गांव के लोगों को ये बात नहीं पता है कि हमने यूरोप के साथ एक साझेदारी कर रखी है, जिसके तहत यूरोप की पंचायतों को जाके और हम वहां से सीख सकते हैं और अपने देश में अप्लाई कर सकते हैं वहां से सीखी हुई चीजें। इसके अलावा इजराइल से, स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा, इजराइल से हम उन्नत कृषि की तकनीकों को सीख के और हम राजस्थान जैसे राज्य में, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इजराइल से काफी मिलती जुलती है, और वहां से सीखी हुई चीजें हम यहाँ पे लाके और हमारे देश की, हमारे राज्य के किसानों की आय हम बढ़ा सकते हैं, उनका उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं और उनके जीवन के स्तर को हम और बेहतर कर सकते हैं। देश के किसी भी गांव में एक मुख्यमंत्री द्वारा, जिनकी आय बहुत कम है, वो अपने जिंदगी का पहला मकान जब बनवाते हैं तो उनको 1,20,000 रुपए मुख्यमंत्री निधि से मिलता है, 12,000 रुपए उनको टॉयलेट बनाने के लिए मिलता है और 17,000 रुपए उनको एमजी नरेगा के लिए श्रम दिवस के रूप में मिलता है। और कुल मिला के ये पैसा होता है 1,49,000, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपया हर गरीब को मिल सकता है, जो अपनी आय को साबित नहीं कर पाए कि मेरी इनकम 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, बहुत ही कम है, गरीबी में है, बीपीएल में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मेरी आय वर्तमान में 5 लाख रुपए है और मैंने कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना से 2,67,000 रुपए की सब्सिडी ली है, और कोई भी व्यक्ति गांव का अगर 15,000 रुपए से अधिक अपनी आय साबित कर दे तो उसको 2,67,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना से आसानी से मिल सकते हैं। बस इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। एक गांव की पंचायत अपने स्तर पे भी खुद आय के स्रोत पैदा कर सकती है, अपने क्षेत्र में नई नई चीजों को बना के उनसे आय बना सकती है, कर के रूप में वसूल भी कर सकती है। और एक पंचायत जो है बहुत सारे शुल्क और जो लैंड सेटलमेंट होते हैं, लैंड को बेचना और खरीदना होता है, उनकी से इसके पैसे को भी वसूल करती है। तो पंचायत के पास आय के बहुत सारे साधन होते हैं, और तभी मैं कह रहा हूं कि लगभग सारी स्कीमों को अगर हम जोड़ दें तो 5 साल के कार्यकाल में 5 से 7 करोड़ रुपए तक एक ग्राम पंचायत बजट ले लेती है अगर चाहे तो, और उसमें दान भी चाहे तो जन भागीदारी से लोगों से दान भी ले सकती है, अगर एक पंचायत के पास विकास के लिए बेहतर मॉडल हो। तो देश के बड़े बड़े पूंजीपति, देश के बड़े बड़े एनजीओ देश की हर पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत को पैसा देने के लिए रेडी बैठे हैं, क्योंकि उनको भी अपनी कुल आय का एक निर्धारित एक अनुपात होता है जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में उनको खर्च करना होता है। वर्तमान में 3 सरकारी वेबसाइट्स ऐसी है जहां से जाके और आप ग्राम पंचायत का हर एक ब्यौरा निकाल सकते हैं। सबसे पहले है www.planplus.com, दूसरी जो वेबसाइट है वो www.actionsoft.com, और तीसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.priyasoft.com। ये तीनों सरकारी वेबसाइट है और ये ग्राम पंचायत के हर एक ब्यौरे का विवरण दे सकती है। इसके अलावा हर एक राज्य की खुद की ग्राम पंचायत के लिए एक वेबसाइट होती है। जैसे राजस्थान के बारे में अगर बात करूं तो www.rajpanchaytraj.com, और वैसे ही आप चाहे तो आप नार्ड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अगर आपके ग्राम पंचायत ने, आपके लैंड तहसीलदार ने, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अगर
ग्राम पंचायत को ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड कर रखा है तो आप अपने जमीन की फोटो के साथ आप कॉपी निकलवा सकते हैं। अब अगर हमने स्कीमों के बारे में बात कर ली तो हमें अगली बात ये करनी चाहिए कि इतना पैसा जब आता है तो ये किन किन कार्यों के लिए आता है, या एक ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है, सरपंच के अधिकार क्या क्या है। तो मेरा तीसरा विषय जो आज के वीडियो का है वो यही है। सरपंच और ग्राम के मुखिया के पास करने के लिए वैसे छोटे मोटे 50 से 60 काम होते हैं। उसमें से सबसे पहला काम होता है कृषि से संबंधित। इसके अंतर्गत भूमि के सुधार के लिए, भूमि को और उपजाऊ बनाने के लिए वो जैविक खाद का उपयोग करवा सकता है। एक गांव का सरपंच जो है वो गांव में बागवानी का विकास करवा सकता है, उसके लिए भी पैसा आता है। उसके अलावा एक सरपंच जो है वो अगर चाहे तो कृषि में उन्नत तकनीकी का उपयोग कर सकता है, उसके लिए वैज्ञानिकों की टीम को गांव में बुला सकता है। और गांव सबसे जरूरी, गांव की मिट्टी में जो तत्व मौजूद है उसके हिसाब से वो कृषि के लिए फसल निर्धारित करवा सकता है ताकि किसानों की आय बढ़े। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में हम जो खेती कर रहे हैं वो हमारी परंपरागत खेती है, और हम कैश क्रॉप की ओर, व्यापारिक कृषि की ओर हम जा सकते हैं, जिसमें एक सरपंच का काम होता है कि कृषक जो है, गांव के जो किसान है, उनको ट्रेंड करे, उनको उनको वो प्रशिक्षण दे जिसके माध्यम से वो उन फसलों का चयन करे, उन फलों का चयन करे, उन चीजों का चयन करे जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है प्रशिक्षण, जिसके दिलवाने की वो व्यवस्था करे। कृषि के अलावा दूसरा मुद्दा होता है गांव के विकास के लिए, वो होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का मतलब यहाँ पे मेरा संबंधित है बिजली से। तो बिजली जो है गांव में, ये सरपंच सुनिश्चित कर सकता है कि गांव के किसानों को बिजली पूरी मिले, और उसके लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। उसके अलावा गांव में वो सोलर के लिए लोगों को सब्सिडी दिलवा सकता है। लगभग 40% सब्सिडी तो आजकल मिलती ही है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कंट्रीब्यूशन में। और उसके अलावा एक सरपंच जो है गांव में बिजली के जो पुराने परंपरागत स्रोत है और नए स्रोत भी ऊर्जा के लिए लगा सकता है। वो चाहे तो बायोगैस प्लांट लगा सकता है, वो चाहे तो पवन ऊर्जा की ओर जा सकता है, वो सोलर ऊर्जा के लिए जा सकता है। इन सभी स्कीमों का पैसा ग्राम पंचायत को मिलता है ताकि गांव का आधुनिकीकरण हो जाए, गांव की पंचायत का आधुनिकीकरण हो जाए ऊर्जा के क्षेत्र में। और इसके अलावा गांव में जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती है उनका बिल 14वें वित्त आयोग से प्रस्तावित है। हर एक ग्राम पंचायत का बिल 14वें वित्त आयोग से भरा जाता है, पर उसमें एक ही कंडीशन होती है कि पुराना जो बकाया है वो नहीं भराया जा सकता। उसके अलावा गांव में एक सरपंच जो है वो सारी सड़कें बनवा सकता है, मेन जितने भी रास्ते हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं। इसके अलावा गांव से जुड़ने वाले जो दूसरे रास्ते हैं वो उन रास्तों को वो पक्का करवा सकता है, उसके लिए भी पैसा आता है। और रास्ते पक्के करवाने के साथ उनके साथ वो पेड़ और वृक्षारोपण भी करवा सकता है। और उसके अलावा एक सरपंच जो है वो गांव में नालियों की और ड्रेनेज की पूरी सुविधा कर सकता है, और गांव में कचरा उठाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बना सकता है ताकि गांव में कोई गंदगी ना हो, कोई कचरा ना हो। और जब गंदगी और कचरा नहीं होगा तो कोई मच्छर भी नहीं होगा, और मच्छर नहीं होगा तो बीमारियां भी कम होगी। वैसे एक सरपंच गांव में प्राथमिक की शिक्षा केंद्र, चिकित्सा केंद्र खोल ही सकता है, और ज्यादातर गांवों में है, पर उसमें प्रभावी इलाज की व्यवस्था कर सकता है। और उसके अलावा वो आगे जाके अस्पताल के बारे में भी केंद्र सरकार से जन भागीदारी से अगर पैसा आता है लोगों का तो उसको जोड़ के, और केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से विभिन्न विभिन्न समय पे जो आने वाली स्कीमें हैं उनको दोनों को कंबाइन करके और गांव में अस्पताल का भी निर्माण करवा सकता है। और अगर अस्पताल का निर्माण नहीं करवाए तो वो लोगों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए वो कम से कम एक एम्बुलेंस रख सकता है, जो कभी भी जरूरत पड़ने पे कोई भी ग्रामीण व्यक्ति जो बीमार होता है वो पास के ही शहर में जाके और अपना इलाज करवा।
शमशान घाट की चारदीवारी बनवा सकता है, उसके लिए भी पैसा आता है। और वहां पे टीन शेड भी बनवा सकता है ताकि लोग प्रतीक्षा कर सके। और उसके अलावा हर समाज के लिए वो शमशान घाट है उसकी चारदीवारी बनवा सकता है। और उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है और 12 घंटे से ज्यादा अगर कोई प्रवासी आने वाला है तो उसके इंतजार में कई बार ऐसा होता है कि डेड बॉडी से दुर्गंध आने लग जाती है, तो उसके लिए भी वो जो सरपंच है वो चाहे तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था कर सकता है, ग्राम पंचायत कर सकती है। उसके अलावा उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला जो राशन है और राशन कार्ड है उनका प्रभावी निष्पादन करवा सकता है, उनको प्रभावी करवा सकता है, एक्टिवेट करवा सकता है अगर बंद पड़े हैं। और उसके अलावा जो ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और इसके लिए व्यवस्था है ग्राम पंचायत में कि गांव की सुरक्षा के लिए चाहे गांव में आपात सुविधा कोई भी आपातकाल और अप्राकृतिक और प्राकृतिक घटना होती है, चाहे आगजनी हो जाए, चोरी हो जाए, गांव की सुरक्षा के लिए सबसे पहले गांव के 20 से 30 साल के युवाओं की एक टीम बना सकता है। और उस टीम में टीम का जो एक मुखिया है उसको दलपति बना सकता है। और गांव की सुरक्षा के लिए गांव में पूरे गांव में कैमरे लगाए जा सकते हैं और जिसकी मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत के भवन से हो सकती है। और मैं बात कर रहा था दलपति के बारे में, तो ये दलपति जो है वो गांव की सर्दियों के समय सुरक्षा तो फिक्स करते ही हैं। और उसके अलावा अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति अगर गांव से बाहर रहता है तो वो दलपति जाके उनके साथ जाके अस्पताल के छोटे मोटे कामों में हेल्प कर सकता है, क्योंकि गरीब बेचारा इलाज के अभाव में मारा जाता है, उसे ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ से क्या करवाएं और कैसे करवाएं। इसके अलावा गांव के जो वृद्ध है जो पेंशन लेने के लिए जो भी ई मित्र है या जिस भी सोर्स से जाके वो पैसा लेते हैं, चाहे डाकघर से लेते हैं, तो वो दलपति और उसकी टीम जो है वो वहां पे जहां पे भी वो बुजुर्ग रहते हैं उनको वहां तक सीधा पेंशन पहुंचा सकते हैं। और ऐसे ही जो राशन है अगर गांव में किसी घर में महिलाएं और बच्चे हैं, कोई बड़ा जो है कमाने वाला बाहर रहता है, तो ऐसे लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जा सकता है। तो गांव की सुरक्षा और गांव के सारे छोटे मोटे काम ये दलपति कर सकता है। और इस दलपति को पेमेंट भी दिला सकती है ग्राम पंचायत, जितना भी मानदेय उसका बनता है नॉर्मली जो एक ग्राम की पंचायत और उसके सदस्य तय करते हैं। गांव के अगर पशुओं के बारे में बात करें तो गांव के पशु जो है उनके लिए चारा वाह की व्यवस्था के लिए भी पैसा आता है एक सरपंच के पास। और उसके अलावा गांव में जो पशु बीमार होके मरे उनके लिए डिस्पेंसरी खुलवा सकता है। और अगर डिस्पेंसरी अगर गांव की जनसंख्या और साइज के हिसाब से अगर डिस्पेंसरी नहीं ओपन होती है तो जो निकटतम डिस्पेंसरी है उसके डॉक्टर की 7 दिनों में या 15 दिनों में विजिट मुहैया करवा सकता है। उसके अलावा एक पशुओं के लिए एक अलग से एम्बुलेंस का प्रबंध कर सकता है ताकि कभी भी रात बेरात अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसे तुरंत दिखाने के लिए चला जाए। और गांव की चारेवाही की व्यवस्था करने के लिए जिन लोगों ने जमीन अधिग्रहित कर रखी है, गांव में कब्जा कर रखा है, उन लोगों की जमीनों के कब्जों को छुड़वा के और वहां गांव के जानवरों के लिए, क्योंकि वो गोचर भूमि है, उसकी व्यवस्था एक सरपंच कर सकता है। गांव में एक कम्युनिटी हॉल बनवा सकता है जिसमें छोटे मोटे कोई गरीब, कोई ऊपर जाति का, नीची जाति का, हर जाति का व्यक्ति कोई छोटा मोटा समारोह रख सकता है। और उसके अलावा उसी कम्युनिटी हॉल को सरपंच अगर चाहे तो लाइब्रेरी में कन्वर्ट करवा सकता है, या लाइब्रेरी के नाम से भी, पुस्तकालय के नाम से भी पैसा मिलता है। और उस पुस्तकालय में लड़कों को और लड़कियों के अलग से पढ़ने की व्यवस्था करवा सकता है। और वहां पे निगरानी बनी रहे, वहां पे डिसिप्लिन अगर बना रहे, ये भी अगर पुख्ता करना है एक सरपंच को तो उसके लिए वो कैमरे लगवा सकता है। और इसका फायदा मैं एक शिक्षक होने के नाते बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं कि आज के समय में आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए या पढ़ने के लिए आपको गांव छोड़ के बड़े शहरों में जाना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वहां 5 से 7 हजार रुपए महीने के आप रहने के लिए खर्च करोगे। और अगर आपके गांव में वो लाइब्रेरी खुल जाती है तो वहां उस लाइब्रेरी में जाके और आप पढ़ सकते हो। अगर घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है तो घर वालों के 5 से 7 हजार रुपए भी बच जाएंगे और उस लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ भी सकते हो। अब अगर आप कहते हो कि सर वहां पे पढ़ाने कौन आएगा, तो देश के बड़े से बड़े टीचर्स और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स, चाहे चाहे आप आईआईटी की बात करो या नीट की बात करो या गवर्नमेंट जॉब में एसईसी की बात करो, यूपीएससी की बात करो, बैंक की बात करो या
राज्य सरकार के कोई भी वैकेंसी की बात करो, हर वैकेंसी को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जो राज्य के सबसे बेस्ट शिक्षक हैं, वो सारे के सारे आज ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अवेलेबल है और उनकी फीस भी नाम मात्र होती है। तो पढ़ने के बहाने, आज के समय तैयारी के बहाने गांव छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। उस लाइब्रेरी में जाके और गांव का हर व्यक्ति पढ़ सकता है और उस लाइब्रेरी में अनुशासन बना रहे, इसको पुख्ता करने का काम जो होता है वो सरपंच का होता है, चाहे वो कैमरों के माध्यम से निगरानी करे, चाहे वो खुद विजिट करके करे, क्योंकि ये गांव के बच्चों का भविष्य का सवाल है। गांव के युवा जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं, किसी भी फोर्स में जाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स कोटे से कोई नौकरी पाना चाहते हैं, इसके लिए अगर गांव का सरपंच चाहे तो विधायक निधि से वो पैसा निकलवा सकता है। गांव में एक मिनी स्टेडियम तक बनाया जा सकता है, एक रेसिंग का ट्रैक बनाया जा सकता है और सरपंच अगर चाहे तो एक प्रशिक्षक भी नियुक्त कर सकता है, बहुत ही निम्नतम मानदेय में, जो गांव का कोई रिटायर्ड फौजी हो सकता है। और उस जो ट्रैक है, रनिंग का जो ट्रैक है, जो ओपन जिम का भी पैसा आता है, इंडोर स्टेडियम का भी पैसा आता है और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक भवन बनाने का भी पैसा आता है। इसके माध्यम से गांव के लोगों में खेल की भावना को जागृत किया जा सकता है और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फोर्स में भर्ती किया जा सकता है और गांव में एक सौहार्द और एक माहौल बन सकता है सरकारी नौकरी और फोर्स में नौकरी पाने का। उसकी भी सुविधा एक गांव का सरपंच कर सकता है। और उसके अलावा सरपंच अपने दूसरे निकटतम गांव से एक व्यवहारिक संबंध बनाए रखने के लिए समय समय पे खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवा सकता है, जिससे कि गांव के जो अपने लड़के हैं वो खेल में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी वो जानकारी ले सकता है और इससे आपसी व्यवहार भी सुधरते हैं। गांव के 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग जो सरकारी नौकरी की करने की अब उम्र नहीं है या वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है या उनको तुरंत नौकरी चाहिए, तो आज के समय केंद्र सरकार ने वेबसाइट ओपन कर रखी है जहां पे प्रशिक्षित युवा जो है वो प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं। तो उसके लिए गांव में सरपंच जो है एक प्रशिक्षण संस्थान खुलवा सकता है और वहां पे प्रशिक्षकों को इन्वाइट करके गांव के लोगों को प्रशिक्षित करवा के और हर व्यक्ति को, लगभग हर युवा को रोजगार मुहैया करवा सकता है एक सरपंच। उसके लिए भी उसको पैसा मिलता है। डेयरी पशुपालन, इस विषय में भी एक ग्राम पंचायत के पास पैसा आता है ताकि उन्हें दूध की उचित कीमत मिले और उससे किसानों की जो आय का स्तर है वो सुधर सकता है। लगातार 2 साल तक अगर 40 से ज्यादा 10वीं की स्ट्रेंथ है तो अपनी गांव की जो स्कूल है उसको 12वीं तक या उच्च माध्यमिक तक एक गांव का प्रधान और मुखिया और सरपंच ले जा सकता है। उसके अलावा दूसरा काम भी वो कर सकता है। गांव में अब राज्य सरकारें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी ओपन करने लग गई है और उसके लिए भी एक परफॉर्मा तैयार करके और अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने के लिए गांव में एक सरपंच काम कर सकता है, ताकि गांव के जो 10% या 20% विद्यार्थी जो दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन गांव में बैठे ही ले सकते हैं। और उसके अलावा गांव का सरपंच अगर चाहे तो अपने अधीन एक खुद स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे स्कूल खोल के, वो एक ग्राम पंचायत की स्कूल होगी, उसको अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल के और गांव के बच्चों के साथ साथ दूसरे गांव के बच्चों को बुला के भी एक अच्छा रेवेन्यू कमाया जा सकता है, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और गांव की पंचायत को और धनवान बनाया जा सकता है और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। ये काम भी एक सरपंच कर सकता है और उसके लिए भी फंड है, क्योंकि इसमें जन भागीदारी आवश्यक है। मतलब लोकल लोग जो है वो जमीन दान करने के लिए, श्रम दान करने के लिए, कुछ लोग जो है पैसा दान करने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर राज्य सरकार भी तैयार हो जाती है अपनी तरफ से पैसा डालने के लिए। तो शिक्षा में अगर सुधार होता है तो आने वाले समय में इसका जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगता है, क्योंकि जब क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तो वो एक रोजगार परक शिक्षा होती है और जब गांव का हर युवा, हर व्यक्ति जब रोजगार पालेगा तो गांव का विकास अपने आप हो जाएगा।
कुछ गांवों में पेयजल और पीने के पानी से संबंधित भी समस्याएं होती है। जैसे हमारे राजस्थान में फ्लोराइड और नमक से भरा हुआ पानी पीने से अभी युवा अवस्था में वो प्रभाव नजर नहीं आते हैं, पर बुढ़ापे में घुटनों का और हड्डियों से जुड़े हुए रोग निकल के सामने आते हैं। तो उसके लिए भी एक वाटर प्रोसेसिंग प्लांट लगवा सकता है। उसमें भी केंद्र सरकार कहती है कि जन भागीदारी आवश्यक है, वहां के लोकल लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो, उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पैसा लेके और गांव में एक प्रोसेस्ड वाटर मिल सकता है। गांव में मेलों का आयोजन करवा के ग्राम की पंचायत को और धनवान बना सकता है और गांव में इससे धार्मिक आस्था जो है गांव में और विकसित होती है। और उसके अलावा गांव में मंदिरों की देखभाल, गांव में मंदिरों की मरम्मत, क्योंकि मुख्य मंदिर गांव के बहुत अच्छे होते हैं, पर हर मंदिर, हर देवस्थान की मरम्मत करवा सकता है। ये भी पैसा जो है एक ग्राम पंचायत को मिलता है। इसके अलावा गांव में हर घर में जो जानवर पालते हैं उनके गोबर को जो है कलेक्ट करके और जैविक खाद बनाई जा सकती है और उस खाद को हम यूरिया की जगह यूज लेके और गांव में जो यूरिया का जो खरीद करने से जो लगने वाला जो पैसा है उसको बचा के और यूरिया से जो होने वाले जो इसमें हानिकारक पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, हानिकारक जो चीजें होती है जिससे फसल जो है वो खराब हो जाती है, उसको बचा के और उसकी जगह पे जैविक खाद का यूज कर सकता है। ये भी व्यवस्था गांव का सरपंच कर सकता है और गांव के सरपंच के इसके लिए भी पैसा आता है। सबसे जरूरी कि हर स्कीम जो वर्तमान में आ रखी है, गांव में सरपंच जो है एक ऐसी जगह एक व्यवस्था करे, एक ऑफिस बनाए या एक भवन रखे या एक कमरा रखे या एक सामुदायिक ग्राहक सेवा केंद्र रखे। उसका पैसा आता है, बिल्कुल आता है, जहां से गांव का हर व्यक्ति वर्तमान में क्या स्कीमें आ रखी है और उनमें से कौन सी स्कीम मेरे पे अप्लाई होती है और ताकि मैं उससे पैसा उठा सकूं और मैं सरकार की कोई स्कीम का फायदा ले सकूं और अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकूं। इससे गरीबी और कम होगी और बेरोजगारी और घटेगी और गांव का जो एक तंत्र है वो और ज्यादा जागरूक होगा और गांव की पंचायत क्या कर रही है इसके बारे में भी लोगों को जागृति आएगी। अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसकी चर्चा आज तक आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिली। ग्राम कचहरी मतलब ग्राम पंचायत जो है एक संवैधानिक संस्था है और लगभग छोटी मोटी 40 धाराओं का न्याय ग्राम पंचायत सुना सकती है और उसमें अगर कोई दोषी है उसको दंडित भी कर सकती है। और आप जान के ताज्जुब करोगे कि देश में 3 करोड़ लोग 3 करोड़ मुकदमे ऐसे हैं जो लंबित हैं और उनमें से 76% मुकदमे जो है वो गांव से जुड़े हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ग्राम कचहरी बेहतर तरीके से काम करें तो उन मुकदमों को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो मुकदमा गांव के स्तर पे ही समाप्त हो सकता है ग्राम कचहरी में और वहीं पे गांव का सरपंच दंडित करके और वहीं पार्टी में एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित करवा सकता है। अब मैं बात करूंगा देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और लोगों की आय बढ़ाने से रिलेटेड। तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक गांव का सरपंच जो है गांव के लोगों का पलायन रोकने के लिए दूसरे शहरों में घर को छोड़ के अपने गांव के लोगों को छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के जो लोग गांव में 10-15 हजार की नौकरी के लिए दूसरी जगह पे जो पलायन करते हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है। वो सहकारिता के माध्यम से कर सकता है, वो लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से कर सकता है। आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं उसके तहत वो छोटे मोटे जो व्यवसाय है, जो संभावित व्यवसाय है, उनके लिए गांव के पढ़े लिखे लोगों को उनकी स्थापना करवा के उनको उनका कंट्रोल देके और गांव में ही 100 से 150 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करवा सकता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में लिज्जत पापड़ का एक एग्जाम्पल लिया था उस तरह से।
रोजगार को हटाने के लिए, क्योंकि सरकार का सबसे पहला काम होता है, सरकार का ये दायित्व होता है, सरकार का कोई हम पे एहसान नहीं होता है कि हमें रोजगार दिलवा रहे हैं, क्योंकि सरकार को हमने चुना है और ये सरकार का कर्तव्य है। अगर रोजगार नहीं देती है तो बेरोजगारी भत्ता दे, और इसके लिए भी गांव का सरपंच जो है, गांव के जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार है उनको जितने भी 1000 से 1500 रुपए अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग पैसे हैं जो मिलते हैं, उस बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करवा सकता है। और वरना उन बेरोजगारों को जो समय समय पे जो स्कीम आ रखी होती है, उन स्कीमों से पैसा दिलवा के और उनका खुद के उद्यम लगाने में गांव का सरपंच मदद कर सकता है, ताकि बेरोजगारी भी खत्म हो और गांव की अर्थव्यवस्था का विकास भी हो। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें कि हम सोचते हैं कि यार एक गांव तो क्या है, कुछ नहीं होता, तो अब मैं एक गांव की अर्थव्यवस्था बताता हूं, जिस गांव में 3000 लोग रहते हैं और 2 या 3 गांवों की पंचायत है और जहां पे लगभग 1200-1300 घर है। और अब बात करते हैं सिर्फ घरों की अर्थव्यवस्था की, तो एक घर को बनाने में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है, और 1200-1300 अगर घर है तो लगभग 100 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था सिर्फ घरों तक ही समावित है। और आप सोच सकते हो कि उस गांव के लोग जो है, अगर महीने के वो जो 1200 घर है, अगर वो 1 लाख रुपए भी अगर खर्च करते हैं तो कितने करोड़ रुपए मासिक खर्च होते हैं, और वो पैसे गांव से बाहर चले जाते हैं। तो उन सब छोटी छोटी आर्थिक मुद्दों पे गांव का सरपंच जो है व्यवस्था कर सकता है, और उन सब चीजों के लिए पैसा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आता है, क्योंकि उनकी भी कोशिश ये रहती है कि गांव अपने आप में निर्भर रहे, शहरों पे गांव का बोझ कम हो। एक सरपंच का अधिकार होता है कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी उसको मिले हुए हैं काम करने के लिए, उनको अच्छे से काम करे, उनकी निगरानी करे। और उसका अलावा एक सरपंच का अधिकार है कि जितना भी काम उसकी ग्राम पंचायत में हुआ है, वो सारा का सारा काम क्वालिटी का हो, ताकि आने वाले वर्षों तक वो जो विकास जो उसने किया है वो बना रहे। अब मेरा अगला वीडियो जो होगा वो आज की रियलिटी पे होगा कि इतनी स्कीमें गवर्नमेंट की है, इतने सारे संविधान बने हुए हैं, इतने सारे एक्ट बने हुए हैं, इतनी सारी नीतियां बनी हुई है, उसके बावजूद भी वर्तमान समय में ये नेताओं ने, ये सिस्टम ने, इस मीडिया ने कैसे सिस्टम को अपंग बना रखा है। और आज के चुनावी रियलिटी, राजनीति की रियलिटी, वास्तविकता क्या है, अगला वीडियो मेरा अगले 24 घंटों के अंदर अंदर ही आ जाएगा। और पहले वीडियो में 2000 के आसपास लोगों ने मुझे प्यार दिया, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं 24 घंटों बाद फिर रियलिटी के साथ कि आज के समय में रियलिटी क्या है।